इस अध्याय के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और परीक्षा में पूछे जाने वाले जरूरी प्रश्न। तो अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं संपूर्ण अध्ययन जो है इस चैप्टर में, यानी इस वीडियो में आपको। तो चलिए लिख चलते हैं पीडीएफ पे और आपको आगे बताते हैं संपूर्ण जीरो से लेकर के अंतिम तक। यहाँ है उत्सर्जन, जिसका नाम है उत्सर्जन, और ये चैप्टर जो है चौथा चैप्टर है बायोलॉजी का जो है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो है, और यहाँ से 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के भी ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उत्सर्जन का परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं, जीवों के शरीर में भोजन के पाचन के बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है या उत्सर्जन कहते हैं। और यह कार्य जो होता है मुख्यतः उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले उत्सर्जन का तो परिभाषा समझ गए। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, एक कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, और वहाँ पे ये सारा का सारा जो है जैसे यहाँ पे पीडीएफ में दिख रहा है आपको, ऐसे ही आप जो है छाप लीजिए तुरंत। जो है आपको वीडियो को रोक रोक करके देखना है और इसको छाप लेना है, इसी तरीके से नोट्स बना लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला है मानव उत्सर्जन तंत्र। ये है उत्सर्जन तंत्र यहाँ पे, और ये किडनी कहलाता है, दोनों तरफ जो है किडनी कहलाता है। और यहाँ से ये मूत्र वाहिनी कहलाता है, यहाँ से जो आता है मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में जो है यहाँ पे यूरिन जमा होता है और इस मूत्र मार्ग के द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं। ये इस प्रकार से क्रिया चलता है। और यहाँ पे अब जानते हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र के मुख्य कार्य क्या है, क्या काम होता है। ये उत्सर्जन तंत्र जो होता है, पहला कार्य होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, उत्सर्जन तंत्र का ही कार्य है। दूसरा, शरीर में जल तथा लवण की मात्रा का संतुलन बनाए रखना, उत्सर्जन तंत्र का कार्य है। तीसरा, रक्त की अशुद्धियों को छान कर उसे शुद्ध करना, ये भी उत्सर्जन तंत्र का कार्य है। शरीर के पीएच मान को जो है संतुलन बनाए रखना, ये भी उत्सर्जन तंत्र का ही कार्य होता है। अब ये समझ के उत्सर्जन तंत्र का कार्य पूछेगा तो इतना लिख देना है आपको। और अब समझते हैं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जो होता है कौन कौन से अंग है। मनुष्य में उत्सर्जन का कार्य मुख्यतः गुर्दों के द्वारा होता है, और यह तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर के बना होता है। गुर्दा जो होता है यानी किडनी होता है, ये इन अंगों से मिलकर के बना होता है। पहला है 2 गुर्दा यानी 2 किडनी, 2 मूत्र वाहिनी और मूत्राशय मूत्र मार्ग। ये देख सकते हैं मूत्र मार्ग ये हो गया, मूत्र मार्ग ये मूत्राशय हो गया, मूत्र वाहिनी हो गया ये, और ये किडनी हो गया। ये सारे अंगों से मिलकर के जो ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र बना होता है। अब यहाँ से आ जाता है कि किडनी जो होता है इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। किडनी की संरचना, गुर्दे बीन्स के आकार के होते हैं और पेट के पिछले भाग में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक गुर्दे में लाखों छोटी इकाइयों नेफ्रॉन होते हैं। ये जो है नेफ्रॉन की संरचना है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेफ्रॉन की संरचना लिखें और इसका कार्य लिखें। ये हो गया। तीसरा भाग पॉइंट है कि गुर्दे का बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग मेडुला कहलाता है, और नेफ्रॉन ही रक्त को छानकर मूत्र बनाने का कार्य करता है। नेफ्रॉन जो होता है, ये नेफ्रॉन जो होता है यही रक्त को छान करके मूत्र बनाने का कार्य करता है, नेफ्रॉन ही। ये नेफ्रॉन का संरचना है, देख सकते हैं नेफ्रॉन की संरचना में यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पे जो है धमनिकाय, ग्लोमेरुलस, पोमेन संपुट, और उसके बाद जो है पेंसिमल नलिका यहाँ पे, और हेनेले का चाप जो होता है लूप जिसे कहा जाता है, और यहाँ पे जो है नलिका संग्राहक नलिका। इस प्रकार से जो है अलग अलग भाग रहते हैं नेफ्रॉन की संरचना, आप देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण जो होता है इसका प्रक्रिया है, किस प्रकार से ये बनता है। यहाँ पे हम समझने के लिए इसका भाग में बांट सकते हैं कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया पहला होता है निस्यंदन। निस्यंदन जिसमें कि ग्लोमेरुलस में रक्त का छाना होता है तथा जल, लवण, ग्लूकोज इत्यादि छन्ने होकर बोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं। इसके बाद जो होता है पुनः अवशोषण, यानी उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, जल, लवण इत्यादि नलिकाओं से पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद होता है स्त्रवण। स्त्रवण में जो होता है कुछ अपशिष्ट पदार्थ नलिकाओं में द्रवित होकर मूत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जो है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया होता है। अब आता है यहाँ पर जो है अंततः मूत्र में यूरिया, यूरिक अम्ल और अतिरिक्त जल और लवण इत्यादि उपस्थित रहते हैं। अब यहाँ से आता है प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ, यानी उत्सर्जन में जो है प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ मानव के शरीर में क्या सब है।
पहला आ जाता है यूरिया, दूसरा यूरिक अम्ल, तीसरा अमोनिया और चौथा अतिरिक्त जल और लवण। ये सब जो होता है प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उत्सर्जन का महत्व क्या है? उत्सर्जन का महत्व कहने का मतलब जो है उत्सर्जन क्यों होता है, उत्सर्जन का महत्व क्या है? पहला महत्व है शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, दूसरा है शरीर में जल तथा लवण का संतुलन बना रहता है, और तीसरा है रक्त की शुद्धता बनी रहती है और शरीर का पीएच संतुलित रहता है। ये जो है उत्सर्जन का महत्व होता है। आगे जानते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का जो है उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि मानव शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, और मानव में उत्सर्जन का कार्य उत्सर्जन तंत्र के द्वारा किया जाता है। और ये मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, यानी मानव का उत्सर्जन तंत्र, जो कि आप लोग जो है ऊपर भी देख चुके हैं, अभी आपको ऊपर भी बताए हैं। यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ दिखा देते हैं। मानव का उत्सर्जन तंत्र ये किडनी कहलाता है, और ये मूत्रवाहिनी कहलाता है, और ये मूत्राशय कहलाता है, ये मूत्रमार्ग कहलाता है। इस प्रकार से जो होता है क्रिया होता है। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के अंग की बात करें तो कुछ अंग यहाँ पर है, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये हो गया। गुर्दा का काम क्या है? गुर्दा का काम होता है, यहाँ पे सभी अंगों का नाम बताते हैं। गुर्दा जो होता है, मानव शरीर में गुर्दे की संख्या 2 होती है, और ये गुर्दे बीन्स के आकार के होते हैं और उदर गुहा के पीछे मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होती हैं। प्रत्येक गुर्दा लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और यह रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर मूत्र बनाते हैं। इसके बाद आ जाता है मूत्रवाहिनी क्या है। ये देखिए, मूत्रवाहिनी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पतली नलिकाएं होती हैं जो प्रत्येक गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती हैं, और इनका कार्य मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक पहुंचाना होता है। मूत्रवाहिनी का यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र में जो है ये मूत्रवाहिनी है, यहाँ पर जो आया हुआ है। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग जो है मूत्राशय। मूत्राशय के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर मूत्राशय ये जो है इसे कहा जाता है। इसके बारे में ये पतली मूत्राशय के बारे में कहा जा रहा है, यह एक ऐसी पेशीय थैली के आकार की संरचना होती है जो श्रेणित गुहा में स्थित होती है, और यह मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, यानी जमा करता है। और जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा होती है। ये जब भर जाता है तो मूत्र त्याग की इच्छा होती है, और ये मूत्रमार्ग के द्वारा त्याग किया जाता है। अब यहाँ पे समझते हैं मूत्रमार्ग क्या है। मूत्रमार्ग की बात करें तो यहाँ पर जो आपको दिखाए यही है मूत्रमार्ग। यहाँ पे इसका बात करते यहाँ पर है, यह नली मूत्राशय को शरीर के बाहर की ओर खोलती है, और पुरुषों में यह तली लंबी होती है, और यह मूत्र के साथ शुक्राणु को भी बाहर निकालने का मार्ग होती है। स्त्रियों में यह नली छोटी होती है और केवल मूत्र बाहर निकलती है। ये हो गया। अब यहाँ से आ जाता है तो उत्सर्जन तंत्र का महत्व क्या है। उत्सर्जन तंत्र का महत्व जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे पीछे कि यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध कर रखता है, शरीर में जल तथा लवण का संतुलन बनाए रखता है, शरीर की रक्त की शुद्धता बनाए रखता है, शरीर के आंतरिक वातावरण को संतुलित रखता है। ये हो गया। उत्सर्जन की प्रक्रिया बात करें तो उत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। यह गुर्दे रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया इत्यादि तथा अतिरिक्त जल को अलग कर मूत्र बनाते हैं, और यह मूत्रवाहिनियों द्वारा मूत्राशय में पहुँचता है। और तीसरा पॉइंट है मूत्राशय में मूत्र कुछ समय तक संग्रहित रहता है, और इसके बाद जब मूत्राशय भर जाता है तो मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये इस प्रकार से क्रिया होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर जो होता है। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग जो है नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्य किस प्रकार से होता है। नेफ्रॉन की संरचना क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का, और जैसे इस पेज में आप जितना देख रहे हैं इतना यदि आप छाप देते हैं तो आपको जो पूरा में पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले तो नेफ्रॉन की संरचना इस प्रकार से बना लेना है। नेफ्रॉन की संरचना ये जो लाइन में है, नेफ्रॉन की संरचना इस प्रकार से जो आपको दिख रहा है ये बना सकते हैं, या आप अपनी किताब में देखेंगे वहाँ पर भी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस तरीके से चित्र को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा आप लोग। और इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं नेफ्रॉन क्या है। सबसे पहले गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, और प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन की संरचना बात करें तो नेफ्रॉन की संरचना मुख्यतः निम्न भागों से मिलकर के बना होता है। पहला मालपिकिया कायिक जो जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट होते हैं। दूसरा नलिकीय भाग जिसमें कि प्रॉक्सिमल संकुलित नलिका और हेनेले का लूप और डिस्टल संकुलित नलिका होती हैं। और तीसरा है संग्राहक नलिका, ये सब मिल करके बनी होती हैं। अब नेफ्रॉन का चित्र यहाँ पर दिया गया है, आपको देख सकते हैं। ये नेफ्रॉन का चित्र जो है यहाँ पर बनाया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद नेफ्रॉन का कार्य क्या है ये समझ लेते हैं।
नेफ्रॉन जो होता है इसका क्या कार्य होता है। नेफ्रॉन के कार्य की बात करें तो पहला है छानन। छानन में जैसे ग्लोमेरुलस में रुधिर उच्च दाब से छाना जाता है तथा जल, लवण, ग्लूकोज, यूरिया इत्यादि का निस्पंदन होकर निस्पंद द्वारा जो है द्रव बोमेन कैप्सूल में एकत्र हो जाता है। इसके बाद होता है पुनर्अवशोषण, यानी पीसीटी यानी हेनले के लूप तथा डीसीटी के में उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, लवण इत्यादि का पुनः रुधिर में अवशोषण हो जाता है। और इसके बाद आ जाता है अस्त्रवन। तीसरा आता है अस्त्रवन, पुनर्अवशोषण। पहले छानन आप देख सकते हैं, पहला काम होता है यहाँ पे नेफ्रॉन के कार्य छानना, इसके बाद पुनर्अवशोषण करना, इसके बाद अस्त्रवन करना। इसके बाद अस्त्रवन के बाद होता है मूत्र का निर्माण। मूत्र का निर्माण की बात करते हैं यहाँ पे छानन, पुनर्अवशोषण तथा अस्त्रवन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप अंतिम अपशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त जल एकत्र होकर मूत्र का निर्माण करते हैं, जो संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्राशय में पहुंचता है। इस प्रकार से ये जो है नेफ्रॉन के कार्य होते हैं। संक्षेप में समझ सकते हैं यहाँ पे कि नेफ्रॉन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है, जहाँ रुधिर का परिशोधन होकर अपशिष्ट पदार्थों और मूत्र के रूप में बाहर निकाला जाता है तथा शरीर में जल, लवण और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। अब यहाँ से समझते हैं हम लोग पौधा में उत्सर्जन। पौधा जो होता है, पौधा में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। पेड़ पौधा में भी उत्सर्जन होता है। पौधा में उत्सर्जन क्या है, तो पौधे भी अपनी चयापचय की यानी उपापचय की क्रियाओं के दौरान कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनाते हैं, जिनका शरीर से निष्कासन आवश्यक होता है, और इन अपशिष्ट पदार्थों को पौधों द्वारा विभिन्न विधियों से बाहर निकाला जाता है। इसे ही पौधों में उत्सर्जन कहा जाता है। और पौधों में अपशिष्ट कार्य क्या सब होते हैं। पहला, पौधों द्वारा उत्पन्न प्रमुख अपशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित होते हैं। पहला, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण के समय होता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के समय होता है। तीसरा, जल वाष्प जो वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। चौथा, रेजिन, टेनिन अम्ल, लेटेक्स, गोंद इत्यादि होता है। पांचवा, कुछ लवण के अतिरिक्त आयन होते हैं। और छठा, मृत कोशिकाएं तथा पत्तियां का गिरना भी होता है। पौधा में उत्सर्जन का चित्र यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर पौधा में उत्सर्जन का चित्र दिया गया है, और यहाँ पर भी दिया गया है ये सारा, जैसे पत्तियों का गिरना, यहाँ पे रेजिन, गोंद, लेटेक्स का निष्कासन ये जो होता है इस प्रकार से, और यहाँ पे निष्कासन नलिकाएं जो होती है इस प्रकार से ये सब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। पौधों में उत्सर्जन की विधियाँ क्या होती हैं। पहला होता है वाष्पोत्सर्जन, द्वारा पौधों की पत्तियों में स्थित रंध्र तथा क्यूटिकल से जल वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल बाहर निकलना। दूसरा आता है लेंटिसेल्स द्वारा, यानी तनों पर उपस्थित लेंटिसेल्स से वायु और जल वाष्प का निष्कासन होता है। तीसरा होता है रेजिन, गोंद, लेटेक्स इत्यादि के रूप में, चूँकि कई पौधे अपशिष्ट पदार्थों को रेजिन, गोंद, लेटेक्स या टेनिन अम्ल के रूप में संचित करते हैं, जो वृक्ष की छाल या विशिष्ट नलिकाओं से बाहर निकलते हैं। चौथा है पत्तियों का गिरना, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ पुरानी पत्तियों में संचित होते हैं, जो बाद में पत्ती गिरने पर बाहर निकल जाते हैं। और पांचवा होता है निष्कासन नलिकाएं द्वारा, कई पौधों में विशेष नलिकाएं अपशिष्ट पदार्थों जैसे तेल, रेजिन, लेटेक्स को संग्रहित कर बाहर निकालती हैं। ये इस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है। और लास्ट में देख सकते हैं महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में कि पौधे अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर बाहरी या आंतरिक रूप से निष्कासित करते हैं। और दूसरा, वाष्पोत्सर्जन पौधों में जल संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। और तीसरा, रेजिन, गोंद, लेटेक्स इत्यादि पदार्थ पौधों को घावों व कीटों से बचाते हैं। और चौथा की बात करें तो पत्ती गिरना भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। और पांचवा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्सर्जन एक प्रमुख अपशिष्ट नहीं बल्कि उपयोगी गैस होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है समाप्त। और आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये वीडियो, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो एक बार हम फिर से जो यहाँ पे शुरू से लेकर के आपको दिखा देते हैं, और इसके बाद आप लोग बताइएगा। यहाँ से चैप्टर ये शुरू होता है उत्सर्जन का, यहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिए, और इस नोट्स को पूरा जो है छाप लीजिएगा अपने कॉपी कलम लेकर के जो है कॉपी में। और आपको जो पूरा छाप लेना है, ताकि नोट्स को पढ़ने में जो आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करने में कम समय लगे और पूरे तरीके से जो है रिवीजन हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।